हेलो सर, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रात के 9 बज चुके हैं और मैं डेली आपके बीच में इसी समय उपलब्ध होता हूं। मेरे दोस्त, कवर पेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सही ने कहीं सर क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज का, और यहाँ पे प्रीपोजिशन की क्लास चल रही है। और प्रीपोजिशन का आपके बीच में कहीं ना कहीं चौथा लेक्चर लगा हुआ है मेरे दोस्त। मतलब इसके पहले पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब 3 लेक्चर हम लोगों ने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कवर किया। दोस्त, आपको पता है कि यहाँ प्रीपोजिशन एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट की गई थी, है ना। लेकिन डे बाय डे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते रहे और पहली क्लास में देखे होंगे आपने, दूसरी क्लास में आपने देखा होगा, तीसरी क्लास में, मतलब डेली कुछ ना कुछ अलग तरीके से आपको बताया जा रहा है मेरे दोस्त। इसके पहले मैं बाई फिगर समझाने का प्रयास करता था। यहाँ कोई आर्टिकल लेकर आपके बीच में चर्चा करने वाले हैं, जैसे बाय विथ, टू या टुवर्ड्स, अक्रॉस, अगेंस्ट, इन सब के बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। जितने आर्टिकल दिख रहे हैं सबको सिर्फ आपको एक नज़र देखना है और वो ग्राफ बन जाएगा आपके बीच में प्रेपोजिशन का, और सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी मेरे भाई। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल सीखना स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई। उद्धार हो जाएगा, मास्टर बन जाओगे अंग्रेजी के, ठीक है ना। तो एक बार आईडी वीडी सब कुछ क्लियर जा रहे हो तो थंब इम्प्रेस करिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, एक बार दमदार तरीके से सभी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। मैं सभी का आपके इस सीरीज में स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। अगर पसीना बहाने का जुनून है तो जुड़ जाइए और एक बार जय हिंद कमेंट्स करिएगा। फिर आज के इस सेशन का आगाज करेंगे। सबसे पहले एक विशेष इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर विल के टाइम टेबल की अगर बात करें मेरे दोस्त तो ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में मैं डेली डेली आपके बीच में मैं 9 बजे उपस्थित होता हूं। डेली आपके बीच में मैं 9 बजे उपस्थित होता हूं। और ये टाइम टेबल, टाइम का शेड्यूल देखिएगा, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आपके बीच में वोकैबुलरी स्पेशल क्लास होती है मेरे भाई। बात करें ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के दिन तो आपकी ग्रामर स्पेशल क्लास, वो भी क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट के जरिए। तो आज आपके बीच में देख रहे हैं कि आज की क्लास जो थर्सडे की क्लास है आपके बीच में बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट के हिसाब से प्रीपोजिशन के चौथे लेक्चर की हम बात करने वाले हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो चले बिना समय गवाए आज की सेशन पे आते हैं। और जरा ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में यहाँ कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपके बीच में कोई कॉन्सेप्ट दिया जाता है मेरे भाई तो आप कभी नहीं भूलते, ये अच्छे तरीके से आपको भी पता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो बाई और विथ को लेकर है। किसके बच्चा, बाई और विथ को लेकर है। तो यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चा मैं बात कर लूँ, बाई की बात कर लूँ या मैं बात कर लूँ विथ की, ठीक है ना, इन दोनों के लिए अगर कुछ कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो बाई क्या होता है, लिविंग के साथ लगता है। और विथ किसके साथ लगेगा, अगर बाय लिविंग के साथ तो विथ किसके साथ लग गया बच्चा, नॉन लिविंग के साथ लग गया, ठीक है ना। दूसरी अगर मैं बात कर दिया तो बाई किसके साथ लगेगा बच्चा, डूअर के साथ। किसके साथ, डूअर मतलब जो काम करता है स्वयं, ठीक है ना, एज ए सब्जेक्ट। लेकिन अगर बाई डूअर के साथ लग रहा है तो विथ किसके साथ लगेगा बच्चा, आप मुझे बता देना। याद करने का तरीका यार, आपके दिमाग में छपने का तरीका मैं बता रहा हूं। ये डूअर तो विथ क्या होगा, नॉन डूअर होगा, ठीक है ना। और अगर मैं विथ की बात करूं बच्चा तो ये इंस्ट्रूमेंट किसके साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ वो कहते हैं, जैसे अगर कह सकते हैं आप डिवाइस, क्या कह सकते हैं, किसी डिवाइस की बात कह सकते हैं। और दूसरी बात आप कह सकते हो जैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन है, क्या है बच्चा, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, अगर ये चीज़ें हमको कहीं दिखाई दी तो वहाँ भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मैं बाई की बात करेंगे बच्चा तो किसके किसके लिए लगेगा, लिविंग के साथ, डूअर के साथ। और एक और होता है मेरे भाई, नोट करिएगा, एक होता है फ्यूचर पॉइंट ऑफ द टाइम। फ्यूचर पॉइंट ऑफ द टाइम, हमारे साथ इसको नोट कर लीजिए आप, अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात करेंगे बाई की तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, विथ की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट। एक बार अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से मैं आपके प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कुछ नहीं भूलोगे। पहले इतना समझना है बात, अगर बाई और विथ के कंपेरिजन में जहाँ सबसे ज़्यादा समस्या आपको होती है, समझिएगा बाई कहाँ लगता है, लिविंग के लिए, और नॉन लिविंग के लिए क्या लगा दोगे, विथ लगा दोगे। जो काम स्वयं अपने आप से करते हो ना बेटा, उसके लिए तुम बाई लगाओगे। या अगर फ्यूचर के किसी पॉइंट तक पहुंचने की बात है, जैसे मैं बोल दिया कि मैं मंगलवार तक आपसे मिलूंगा, तो यहाँ बाई आपके ट्यूसडे, बाई ट्यूसडे, या मैं शाम तक, मैं सुबह तक आपसे मिलूंगा तो बाय मॉर्निंग, बाय इवनिंग, इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कह दिया जैसे मुझे मेरे पिताजी द्वारा पीटा गया तो पिताजी एज अ डूअर का काम कर रहे हैं ना, तो वहां पे बाय माय फादर आप कह सकते हो। लेकिन अगर मैं विथ की बात कर दिया, जैसे मैं कलम से लिखता हूं ना, तो किससे लिखता हूं, कलम से, क्या हो गया बेटा, एक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट की काम कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल नॉन लिविंग की बात करेंगे तो विथ का प्रयोग करेंगे। आई रोट बाई अ पेन नहीं, आई रोट विथ अ
पेन करेंगे। तो यहाँ पे देखना बोला कि सर नॉन लिविंग या नॉन डूअर की बात करेंगे जो स्वयं काम नहीं करते, इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे मतलब कोई डिवाइस भी हो सकता है, या हमारे सेंस ऑर्गन जो होंगे, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, इसके लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं। नोट करते जाइए, बहुत ही अमेजिंग चीजें बताऊंगा, अभी थोड़ा डीप में भी जाऊंगा, परेशान मत होना, बहुत मजा आएगा आज की सीरीज में। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बस एक बार स्क्रीनशॉट कर लो मेरे दोस्त, फिर पीछे जो प्रश्न लेकर आया ना वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और बताइएगा मुझे मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट करना, ठीक है ना। चलिए ये क्लियर हो गया बच्चा, बाई और विथ कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। जरा प्रश्न देखिएगा और प्रश्न सॉल्व करने का तरीका आप मुझे बताइए। जैसे मैंने बोला ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, बाई अ पेन या विथ अ पेन, बताना मुझे आप लोग क्या कह सकते हैं, बाई अ पेन कहेंगे कि विथ अ पेन कहेंगे बच्चा, बताओ। ही रोट अ लेटर बाई अ पेन या विथ अ पेन। अगर मैं पेन की बात कर दिया तो पेन क्या है बच्चा, लिविंग है क्या, पेन नॉन लिविंग है, पेन नॉन लिविंग है ना, तो आप क्या लगाओगे, अगर नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के साथ क्या बोले थे, विथ लगाएंगे। आपको यहाँ बाई नहीं करना है, विथ अ पेन करना है, आई रोट अ लेटर विथ अ पेन करना है, नॉट बाई अ पेन करना है, ठीक है ना। जो बाई यहाँ पे दिमाग में आ जाता है, प्रेपोजिशन की सबसे बड़ी गलती क्या है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चा तुरंत सोच लेता है उसको हिंदी में बना दो, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हिंदी में बताया, बोला कि मैं पेन से लिखता हूं तो के द्वारा लिखते हैं तो बाई लगा देते हैं, इससे काम करे तो टू लगा देते हैं, ऐसे नहीं करना है मेरे भाई। आपको सारे कंसेप्ट याद करना है जो पीछे मैंने बताया, उसको स्क्रीनशॉट रखिए और नोट्स बनाते जाइए भाई, एकदम एक एक चीज को लेकर चल रहा हूं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज ये जितने अलग अलग आर्टिकल्स को लेकर मैंने चला था वो सारी क्लास हो गई। अब जो 5वीं क्लास आएगी मेरे भाई, प्रीपोजिशन की जो 5th लेक्चर होगी, वहां पे आपको मैं बताऊंगा बेहतरीन कंसेप्ट, मतलब कौन कौन से ऐसे प्लेसेस होते हैं कि जहां पे आप इन जगहों के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हो, या तो यहां पर ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है, यही बस लगेगा, मतलब थोड़ा अपर लेवल की क्लास होगी। पहले यहां आप सारी चीजें पहले समझे रहिए, क्योंकि आपका बेस बना रहेगा तभी मजा आएगा आपको, ठीक है ना। तो यहां समझना क्या करोगे, विद अ पेन करोगे। दूसरा प्रश्न देखना, बोला वी सी आवर आइज, मैं अपनी आंखों से देखता हूं तो अपनी आंखों के द्वारा देखता हूं। बच्चा सोचेगा वी सी विथ आवर आइज या बाई आवर आइज, क्या करेंगी, मैं अपनी आंखों के द्वारा देखता हूं, वी सी बाई आवर आइज, है ना। देखो आंख वगैरह क्या मेरी ज्ञानेंद्रिय है ना, सेंस ऑर्गन है बच्चा ना। तो बच्चा यहाँ क्या करता है, तुरंत के द्वारा वाली फीलिंग से बाई लगा देता है और बाई हो जाता है आपका गलत। यहाँ पे आप बाई नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे बच्चा, यहाँ आपको विथ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, विथ लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि बात सेंस ऑर्गन की कही जा रही है। किसकी बात कही जा रही है, अगर सेंस ऑर्गन की बात कही गई है तो उन जगह पे हम विथ का प्रयोग करते हैं, ना कि बाई का। हम अपनी आंख के द्वारा देखते हैं, बी सी बाई और आइस, गलत हो गया, वी सी विद और आइस होगा मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए ऐसे प्रश्न लेकर आता हूं ना कि आप पहले अपना कर लिया करो, फिर एक्सप्लेनेशन तो मैं दूंगा ही, पता चलेगा कि इतने बेटर लेवल तक आप इंग्लिश अभी सीख पाए हो। इसलिए मैं कहता हूं ये सीरीज, ये टॉपिक जो मैंने आपको अभी बताया था, ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए विथ के साथ क्या है, सेंस ऑर्गन की अगर बात हो गई तो मेरी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो आंख कान नाक सब संवेदी अंग, यही तो अब तो है मेरी ज्ञानेंद्रिया, सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। तो यहाँ विथ का प्रयोग करेंगे, ना कि बाई का प्रयोग करेंगे। स्क्रीनशॉट रखना, ठीक है ना। जरा प्रश्न में आना, दो आपके क्लियर हो गए। तीसरा प्रश्न बोला ही किल्ड अ टाइगर, उसने एक टाइगर मारा गन से। ही किल्ड अ टाइगर बाई अ गन या विथ अ गन। अगर गन की बात करें बच्चा ना, तो ध्यान देना, गन क्या है, गन आपका इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, गन आपका इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं। अगर इंस्ट्रूमेंट है बच्चा तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम क्या लगाते, बाई लगाते कि विथ लगाते, विथ लगाते बच्चा। विथ लगाएंगे तो आपको क्या करना होगा, ही किल्ड अ टाइगर विथ गन होगा, ना कि बाई गन। यहाँ पे बाई गलत होगा, विथ क्या होगा, सही होगा। बताओ कोई समस्या है, कुछ नहीं होना चाहिए। जरा अगला प्रश्न देखना, ही इज विटेन बाई हिज फादर या विथ हिज फादर। यहां पे जो फादर है बेटा, फादर जो है ये डूअर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वह मार खाया है या पीटा गया है अपने पिताजी के द्वारा। पिताजी यहाँ डूअर है, एज अ डूअर की बात होगा बच्चा, जो स्वयं काम करता है, काम करने वाला, काम को अंजाम देने वाला। अगर डूअर है तो बाई का प्रयोग करेंगे, नॉन डूअर है तो विथ का प्रयोग करेंगे, पीछे मैंने आपको सिखाया है। तो आप क्या करोगे बच्चा, बाई हिज फादर का प्रयोग करेंगे, ना कि विथ हिज फादर का प्रयोग करेंगे। जरा नीचे आना, मैंने बोला ही इज गोइंग टू स्कूल, आपने सुना बाई बस, बाई ट्रेन, बाईसाइकिल, सारी चीजें आप सुने होंगे। अब यहां तो आपका एक चीज क्लियर हो गया, अगर सर व्हीकल की बात करते हैं तो वाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। किसी साधन की बात करते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं। एकदम जन्म जन्मांतर से पढ़ते चले आ रहे हैं।
है ना। तो यहाँ समस्या तो हो नहीं सकती थी। यहाँ बिल्कुल सर हमने बताया ही इज गोइंग टू स्कूल बाई बस, क्या होना चाहिए था, बाई बस होना चाहिए था, विथ गलत होगा। अब बोला सर बाई वगैरह इंस्ट्रूमेंट में आते हैं क्या, ये बस वगैरह इंस्ट्रूमेंट में आएंगे क्या, इंस्ट्रूमेंट में तो आएंगे नहीं। आपको ऐसे समझ सर नॉन लिविंग तो है, बस तो हमारा नॉन लिविंग है, फिर आप कैसे कह दिए। प्रश्न में आपसे अगर पूछूं, अभी मैंने क्या बताया कि बाई लगाते हैं कहाँ पे, लिविंग के साथ लगाते हैं। और यहाँ जब बाई बस सर आपने कर दिया तो बाई तो कहीं ना कहीं बस की बात करेंगे तो लिविंग तो है नहीं, तो आपका टाइम भी लिविंग नहीं होता है ना, जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए होता है। यहाँ जो कंसेप्ट है मैं बताने का प्रयास करता हूँ सही ऑटोमेटिक होता है, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई साइकिल, जो भी चीज़ें हैं या तो साधन के लिए हम बाई का ही प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ आप लिविंग नॉन लिविंग पे चले जाएंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। किसी व्हीकल की बात करेंगे या किसी साधन की बात करेंगे बच्चा तो बाई का प्रयोग करेंगे, ना कि विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से जो कंसेप्ट बनने वाले हैं वो भी बताता हूँ, और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं साधन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। परेशान मत होइए, पहले नॉर्मल समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा शाम तक, मैं आपसे शाम तक मिलूंगा, तो हो सकता है वो सुबह की बात हो, दोपहर की बात हो, तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ द टाइम की बात कर रहा है कि नहीं, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ द टाइम की बात कर रहा है, तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ द टाइम की बात के लिए हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, जो कि तक का सेंस देता है। किसका देता है, मैं आपसे शाम तक मिलूंगा, तो बाई इवनिंग, बाई मॉर्निंग, बाई नून, जो सारी चीजें हैं, तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। ये नॉर्मल यूज थे मेरे भाई बाई और विथ के। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है, बाई और विथ के नॉर्मल यूज में आपको कोई समस्या थी, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन आपके अंदर हो गया और कंफ्यूज हमारी क्लास में नहीं हो रहे हैं तो मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, और उसके बाद अगर पूछ लिए तो उस टॉपिक के मास्टर बन जाओगे, ये वादा करता हूँ आपसे। एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना बेटा, फिर एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको देता हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए, अगर मैं कह दिया is going to आगरा बाई ट्रेन, मैंने एक प्रश्न लिखा है इज गोइंग टू आगरा बाई ट्रेन, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। वह आगरा जा रहा है, किससे, बाई ट्रेन जा रहा है, ट्रेन के द्वारा जा रहा है। तो ट्रेन कहीं ना कहीं बच्चा अगर मैं बात करूंगा तो नॉन लिविंग बीइंग है, और नॉन लिविंग बीइंग के साथ बाई लगाए, तो सीधा सीधा किसी साधन की बात करते हैं ना तो वहां बाई लगाते हैं, क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है कि बाई किसके साथ लगता है, लिविंग बीइंग के साथ लगता है। विथ किसके साथ लगता है, विथ लगता है नॉन लिविंग बीइंग के साथ लगता है। किसके साथ लगता है, विथ लगता है आपके नॉन लिविंग बीइंग के साथ, ठीक है ना। लेकिन यहां तो मैटर सर एकदम उल्टा हो गया, यहां इसलिए उल्टा हो गया, ट्रेन की बात करेंगे तो नॉन लिविंग है ना, तो विथ ट्रेन करना चाहिए था, विथ बस करना चाहिए था। लेकिन किसी व्हीकल की बात करेंगे बेटा, अगर कोई भी व्हीकल है, क्या बोला, कोई भी व्हीकल है बच्चा, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो, यहां कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ही इज गोइंग टू इलाहाबाद बाई बस, बाई ट्रेन, मतलब व्हीकल के साथ हम बाई का प्रयोग करेंगे, यहां कोई समस्या नहीं है। बताओ एक बार करेक्ट है कि नहीं, एक बार हाँ बोल दो, एक बार बोलो, कमेंट करो, थम इंप्रेस करो, यहां तक की बातें क्लियर है। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, यहां तक की बातें तो आपकी बिल्कुल सही हो गई। अगर मैं कह दूं ही इज गोइंग टू प्रयागराज रेड बस, अब आप मुझे बता दीजिए बाई का प्रयोग करें या विथ का प्रयोग करें, बताइए मुझे जल्द से जल्द क्या लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, और अगर सत्यम सर लिखने में इतना समय लगा दिए तो समझ लो कहीं ना कहीं बेहतरीन प्रश्न है, जल्दबाजी में आप लोग आंसर नहीं देंगे, नहीं गलत हो सकता है। मैंने बोला ही इज गोइंग टू प्रयागराज बाई रेड बस या विथ रेड बस, क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट्स करिएगा, और सारे कंसेप्ट आप अपने देखिएगा कि कितना आपने अभी क्लियर किया है। बताइए मुझे जल्द से जल्द बताइएगा, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कितने बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिएगा। चलिए हो गया होगा तो कुछ कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। अभी आपने क्या सीखा कि सर अगर किसी भी आप व्हीकल की बात कर देते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां हम बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वहां हम बाई का प्रयोग करते हैं। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है। जरा दूसरा भी मेरे साथ याद रखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कभी भी किसी व्हीकल की बच्चा, कभी भी किसी व्हीकल की
अगर एडजेक्टिव हो गई है, मतलब इसकी विशेषता, इसके पहले कोई एडजेक्टिव लग गया है, मतलब उसकी विशेषता, किसी साधन की बात करेंगे तो सबसे पहले कोई साधन है तो उसके पहले बाई लग गया। लेकिन कभी भी किसी साधन के पहले अगर वो एडजेक्टिव आ गया, मतलब साधन की विशेषता बताने ही तो आएगा, वो विकल्प जो होगा हमारा नाउन ही होगा। अब इस नाउन की विशेषता कौन बता सकता है? नाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव ही बताता है। तो कभी अगर उसकी विशेषता बताने चला आया ना, तो विकल्प के पहले अगर कभी एडजेक्टिव दिख गया तो आंख बंद करना बच्चा, और आगे न बाई लगाना न विथ लगाना, और आगे लगा देना इन। क्या होगा बच्चा वहां प्रीपोजिशन? वहां इन होगा। और इस ग्राफ को अपने बीच में रखो, क्या लगेगा? सबसे पहले बात, नॉर्मल बात करते हैं, कोई भी साधन होगा तो साधन के पहले आप बाई ही लगाते हो, लेकिन ध्यान रखना कभी किसी सेंटेंस में साधन की विशेषता बताने के लिए पहले एडजेक्टिव लग गया तो उसके पहले आपको बाई और विथ कुछ नहीं लगाना, केवल इन का प्रयोग करना है। स्क्रीनशॉट करो, एक बार स्क्रीनशॉट करना और जरा प्रश्न में आना। बोला कि ही इज गोइंग टू प्रयागराज, अगर केवल बस होता तो बाई बस कर देते, लेकिन बस नाउन हो गया और इसकी विशेषता बताने कौन आया है? रेड आया, जो कि एडजेक्टिव है बेटा। और एडजेक्टिव अगर दिख गया, बोला कि कोई नाउन है, विकल्प है, उसके पहले अगर आपको एडजेक्टिव दिख गया तो आंख बंद करना, न विथ लगाना न बाई लगाना, वहां लगा क्या देना है आपको? इन लगाना है। और यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इन होगा। अगर रट के गए होते ना कि साधन के पहले बाई लगाते तो बाई रेड बस यहाँ कर गए होते और दिक्कत आपको हो जाती। बताओ समझ में आया कि नहीं? कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? कुछ लोगों का कंफ्यूजन बड़ा होगा, लेकिन बताइए कुछ का क्लियर हुआ कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं ऐसे सेंटेंस सॉल्व करने में? तो चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में। और जितने भी कंसेप्ट हैं, जितना भी मैंने अभी यहाँ पे बताया, देखना सब आपके बीच में लिखा होना चाहिए, सारे स्क्रीनशॉट रख लेना बेटा, ठीक है ना? चलिए आपको ले चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे और अगली स्लाइड पे। और इसको भी जी हाँ, बेहतरीन दोस्तों, सबसे बेहतरीन आपके बीच में ये कॉन्सेप्ट है, ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हो। चलिए आपको ये भी नोट करिएगा अपने साथ, ठीक है ना? चलिए आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्न में और बेहतरीन स्लाइड में। जल्द से देखिएगा, टू और टुवर्ड्स क्या होता है? टू टुवर्ड्स दोनों कहीं ना कहीं की ओर के लिए होते हैं। पहले तो मैं इनको कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। कब टू लगाते हैं, कब टुवर्ड्स लगाते हैं। बोला टू क्या होता है? मैं विद्यालय जा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न देखना, मैं विद्यालय की तरफ जा रहा हूँ। एक बार अगर मैं कहता हूं, जैसे ये नाउन हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, और यहां से मैं चलना स्टार्ट किया, और यहां पे हमारा क्या है? गोल है, मान लो लक्ष्य है या मंजिल है, जो भी आप समझ सकते हो। मैं यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां मुझे क्या करना है? रीच करना है, पहुंचना है। मेरा मेन मोटिव भी वही है। क्या बच्चा? जब मैं चलना स्टार्ट किया तो मेरा मोटिव क्या था? मेरा मोटिव था कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, मतलब विद्यालय जा रहा हूं और मुझे मंजिल मिलेगी कुछ देर में, या उसके समीप हूं या के तरफ जा रहा हूं, मैं तब पहुंच जाऊंगा। लास्ट में मतलब हमको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? हमको रिजल्ट मिलेगा। मतलब के तरफ की बात करेगा, लेकिन लास्ट में अगर आपको रिजल्ट मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? इस कंडीशन में हम टू प्रेपोजिशन लगाते हैं बच्चा। लेकिन अगर मैं कह दिया कोई ये पॉइंट है और हमको जाना है, लेकिन मान के चलना रास्ते में कोई भी चीजें हर वो मेरा क्या हो? वो मेरा गोल ना हो। क्या हो? वो मेरा गोल ना हो, और ना ही मेरा चलने का कोई मोटिव हो। क्या हो? ना हो मेरा चलने का कोई मोटिव हो। बस ये है कि मैं उसी के तरफ जा रहा हूं, मुझे वहां नहीं जाना है। मतलब यहां पे डिडंट गेट रिजल्ट, आप बोल सकते हैं डिडंट गेट रिजल्ट, मतलब आपको क्या नहीं मिलना? आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहां इस कंडीशन में अगर हमको लगाना हुआ तो क्या लगाएंगे बच्चा? इस कंडीशन में हमको लगाना हुआ तो टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। बात जरा कम समझ में आई होगी। मैंने कहा मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, मेरा शुरू से ही मोटिव बना है कि मैं कहां जा रहा हूं? मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूं, मैं कोचिंग जा रहा हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दिया कि यार कहां जा रहे हो? बोला मैं सर कहीं ना कहीं हनुमान मंदिर साइड जा रहा हूं। कहाँ जा रहा हूँ? हनुमान मंदिर साइड जा रहा हूँ। प्रयागराज में एक चर्चित स्थान है बहुत ज़्यादा और बेहतरीन, कहा जाए कि हनुमान जी का सबसे बड़ा, वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है, बंधवा वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी। तो अगर मैं कह दिया कि मुझे वहाँ जाना है, तो बोला कि मैं हनुमान जी जा रहा हूँ, मैं बंधवा वाले हनुमान जी जा रहा हूं, तो मुझे एक मोटिव क्या है? मोटिव मिल रहा है ना कि रिजल्ट हमको मिलेगा। लेकिन अगर मैं कह दिया यार इस समय तुम कहां हो, कहां जा रहे हो? बोला वो लेटे हनुमान जी तरफ जा रहे हैं या बंधवा वाले हनुमान जी की तरफ जा रहे हैं, तो उधर जा रहे हैं, क्या पता मेरा मोटिव ना हो, मेरा गोल ना हो वहां जाने का। बात समझ गए ना? इसलिए जरा दोनों सेंटेंस में देखना, बोला मैं विद्यालय जा रहा हूं, रिजल्ट क्या निकलेगा? विद्यालय के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें देखना मैं विद्यालय के तरफ जा रहा हूं, मतलब जरूरी नहीं कि मेरा रिजल्ट वही है, मेरा गोल वही है। बात समझ गए? तो के तरफ की बात करेंगे तो टुवर्ड्स का प्रयोग होगा। जैसे इसमें अगर मैं बताना चाहूंगा तो आप क्या कहोगे? आई एम गोइंग
यहाँ पे आपको टुवर्ड्स लगाना है। क्या लगाना है? टुवर्ड्स स्कूल। क्या लगाना होगा? टुवर्ड्स स्कूल। बस अंतर इतना है कि इसमें आपको क्या नहीं दिखेगा बेटा, इसमें आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। टुवर्ड्स में रिजल्ट नहीं मिलता, जबकि टू में रिजल्ट मिलता है। और इसकी बात करेंगे तो क्या होगा बच्चा? आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या है बच्चा? आई एम गोइंग टू स्कूल। क्यों है कि इसमें मोटिव क्लियर है और रिजल्ट हमको मिलेगा। बात समझ गए? टू और टुवर्ड्स अगर एक साथ है तो उसमें क्या अंतर है? मैं बोला कि मैं स्टेशन जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द स्टेशन। गोइंग टू लगाया ना मैंने, लेकिन अगर मैं बोला कि मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन। आप समझ गए कि नहीं? स्टेशन के तरफ आपका जरूरी नहीं कि मोटिव हो, आपका गोल ही हो स्टेशन जाना, लेकिन मैं स्टेशन जा रहा हूं, दिस इज माई गोल, ये मेरा लक्ष्य है कि मैं स्टेशन जाऊंगा। बात समझ गए कि नहीं? कोई समस्या है टू और टुवर्ड्स को लेकर? कभी नहीं हो सकती। बस एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, ग्राफ के माध्यम से समझ जाओगे मेरे भाई, ठीक है? चलिए आपको ले चलते हैं अगले एक बेहतरीन स्लाइड में। और अगला स्लाइड देखिएगा आपके बीच में सिंस और फार सबसे बड़ी समस्या मैं आज एकदम देखना छुट्टियों में खत्म कर दूंगा। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ज्यादा आपको नहीं लिखने पड़ेगा बच्चा। कभी आपने सुना सिंस, पॉइंट ऑफ द टाइम, फॉर पीरियड ऑफ द टाइम, जो भी चीजें मुझे कुछ नहीं पता, जैसे भी आप रटते हो फिर वहां क्या करते हो, उसको मिलाने लगते हो। यार जनवरी फरवरी है, या कहीं ना कहीं दिनों के नाम है कि महीनों के नाम, क्या है डजंट मैटर। आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। अगर मैं आपके बीच में हूं तो रट लिए तो यार मेरा होना बेकार है। मैंने आपको पहले ही कहा है ना कि अगर मैं सिंस की बात किया, फॉर की बात किया, तो ये कहीं ना कहीं बच्चा टाइम के लिए लगते हैं। किसके लिए लगते हैं? अगर टाइम के लिए लगे हैं तो आपको एक चीज समझना होता है, फॉर का और भी यूज होता है, लेकिन सिंस और फॉर को एक साथ बताने का मतलब टाइम से रिलेट करेगा, उसको मैं बताना चाहता हूं। जरा देखिएगा, आप इतना समझना, जब सिंस की बात हो, सिंस की बात हो तो सीधा सीधा एक वर्ड दिमाग में आना चाहिए, डेफिनेट। और जैसे ही बात फॉर की हो जाए तो एक दिमाग में ला लेना, इनडेफिनिट। क्या ला लेना? एक इनडेफिनिट ला लेना। अब बोला ये मैं क्यों कह रहा हूं, समझना थोड़ा तरीका बेहतरीन होगा मेरे भाई, बस इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ही अगर मैं बात सिंस की करूं आप समझना सर डेफिनेट टाइम, जैसे ही बात मैं फार की करूं आप समझना सर इंडेफिनिट टाइम की बात कर रहा है। डेफिनेट इंडेफिनिट समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? जैसे कोई भी समय आप कह लीजिए, क्या कह लीजिए? कोई भी समय कह लीजिए और मुझे पता चले, कोई भी समय कह लीजिए और मुझे पता चले। जैसे मैं तुमसे कह दिया कि यार मैं 2 महीने से आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको क्या कहा? थोड़ा गौर करिएगा, समझिएगा। मैंने बोला मैं आपको 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो वो 2 महीना कौन सा है? जनवरी से मार्च तक का है कि मार्च से मई तक का है? कब का महीना है मुझे पता नहीं। मैं बोला कि मैं तुम्हें 2 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें 2 साल से पढ़ा रहा हूं, तो कौन सा 2 साल है? 2000 से 2002, या 2002 से 2004, 2004 से 2006, 2006 से 2008, डजेंट मैटर, ये पता ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि तुम 1990 से मेरे पास रह रहे हो, तो यहां एक एग्जैक्ट टाइम, डेफिनेट टाइम पता चल गया ना कि 1990 से वो मेरे साथ रह रहा है। मैं तुमको कह दूं कि मैं तुमको सन 2020 से पढ़ा रहा हूं, तो ये डेफिनेट टाइम पता चल गया ना कि 2020 से सर आप मुझे पढ़ा रहे हैं। हाँ, बताना। अगर मैं कह दिया कि मैं तुमसे 3 सप्ताह से बात कर रहा हूं, कौन सा 3 सप्ताह कहां से लूं, डजेंट मैटर, क्लियर ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं आपसे मंगलवार से बात कर रहा हूं, पता चल गया ना, ये डेफिनेट हो गया। मैं आपसे मंगलवार, तो पता चल गया, एक टाइम, डेफिनेट टाइम हमको पता चल रहा है। तो सीधा सीधा अगर मैं आपको कह दूं कि मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं, कौन सा 2 दिन है यार? कब से लूं? कल से, परसों से, कब से लूं 2 दिन? नहीं पता ना। लेकिन यही मैं कह दूं कि मैं मंगलवार से पढ़ रहा हूं, पता चल गया यार मंगलवार की बात कर रहा है, एक डेफिनेट समय को पता चल गया, और एक ओरिजिन पॉइंट जिसमें पता चल रहा हो। बात समझ गए? मैंने बोला कि मैं दिल्ली में 1990 से रह रहा हूं, तो हमको एक डेफिनेट टाइम पता चल गया ना कि 1990 से मैंने रहना स्टार्ट किया है दिल्ली में, एक एग्जैक्ट डेफिनेट टाइम हमको पता चल रहा है। मैं बोल दिया मैं 20 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, तुम समझ पाओगे कौन सा 20 साल लूंगा? 2000 से 2020 तक की बात करूं, 2020 से 2040 तक की बात करूं, कौन सा करूं, डजेंट मैटर, पता ही नहीं है सर, डेफिनेट है ही नहीं। बात समझ गए? अगर मैं कह दिया कि मैं 1990 से दिल्ली में रह रहा हूं, तो किस प्रकार लिखते हैं बेटा? जैसे अगर बात कहेंगे तो देखना, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली
1990। तो आप मुझे बताइए सिंस 1990 लगाएंगे कि फॉर 1990 लगाएंगे? हमको डेफिनेट चीजें पता हो गई नहीं, ये डेफिनेट टाइम की बात हो गई। किसकी बात हो गई बच्चा? डेफिनेट टाइम की बात हो गई। तो यहां आंख बंद करना और क्या लगा देना? सिंस 1990 लगा देना। क्या लगाना? सिंस 1990 लगाना। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ गए कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत है? अगर मैं कह दिया कि मैं 20 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, तो 20 साल कौन सा है यार? डेफिनेट टाइम तो पता नहीं चल रहा है, तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे? आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। अगर यहां भी क्या है आपका 1990, तो यहां आपको क्या लगाना है? सॉरी 1990, यहाँ तो ऊपर वाले में है 1990। यहाँ किस में बोला मैंने? 20 साल से बोला। तो अगर मैंने बोला कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, कब से? 20 साल से बेटा। तो आपको यहाँ लगाना हो तो यहाँ 20 ईयर आपने लिख दिया, 20 ईयर्स। तो आप क्या करोगे 20 साल के लिए? क्या करोगे, डेफिनेट या इनडेफिनेट? आप खुद से सोचो। मैंने आपसे कहा यार मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो कौन सा 20 साल है? मैंने आपको बताया नहीं, डेफिनेट टाइम तो है नहीं। अगर इनडेफिनेट टाइम है तो आप क्या लगाओगे? फार लगाओगे बेटा। चुटकियों में आपको समझना है, पॉइंट ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम, कोई झंझट नहीं, कोई चीजें याद मत करो कि महीनों के नाम, दिनों के नाम क्या होते हैं, डजंट मैटर। मैं बोला कि मैं 4 दिन से बीमार हूं, 4 दिन कौन सा है? पता ही नहीं ना 4 दिन, तो 4 डेज कर दिया। लेकिन अगर मैं कह दिया कि मैं जनवरी से बीमार हूं, तो जनवरी एग्जैक्ट टाइम पता चल गया ना, सिंस जनवरी। बात समझ गए कि नहीं? क्लियर हो? जैसे किसी समय की बात कर दिया, तो बोला कि यार मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा था, तो 2 घंटा क्या है, कौन सा? डजंट मैटर, फॉर 2 आवर्स कर दिया। लेकिन 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock करते हैं, क्योंकि डेफिनेट टाइम हमको पता चलता है। बात क्या कह रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं बच्चा? एक बार बताना मुझे। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, ये मेरा आपसे प्रश्न है। अगर मैं कह दूं ये है सिंस, क्या है बच्चा? ये है सिंस और ये है फार। सबसे बड़ी समस्या अगर मैं कहूं ना, तो आपके बीच में क्या है, जो चीजें आपने रट लिया, पूछा सिंस फार कहां लगता है, 99% बच्चों का जवाब यही हो जाता है, सर फिर ये जो होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां पे हम सिंस फार लगाते हैं। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि सिंस और फार कहां लगाते हैं, प्रश्न यही आ गया, तुरंत आंसर यही आ जाता है। और अगर ये पूछ लो बच्चों से कि ऐसी क्या चीजें आपको अलग दिखाई देती है, ऐसी क्या चीजें वहां पे आपको दिखती है कि आप सिंस फॉर लगाने पे मजबूर होते हो, सबसे पहले ये चीजें सीखा करो, सोचना स्टार्ट कर दो कि सेंटेंस में सिंस फॉर लगा तो लगता क्यों है, वो चीजें आप बताओ मुझे। नहीं पता, किसी को नहीं पता। अब बोला सर एक चीज दिमाग में है कि लास्ट में रहा रही होना चाहिए और समय होना चाहिए तो हम सिंस फॉर लगा देंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। ये पहचान है, कोई कंसेप्ट नहीं है। पहचानने का ट्रिक है, ट्रिक लाइक जो स्वीट पॉइजन, मीठा जहर होता है, दिक्कत हो जाएगी। अगर शुरू से आपकी टाइम एंड टेंस क्लियर करनी है तो जाके देखना, 12 लेक्चर पढ़ाया हूं भाई, एक एक चीज बताया हूं, जाके देख लेना मेरे भाई, फाउंडेशन वाली क्लास में जरूर पढ़ना, बहुत मजा आएगा आपको। और अगर यहां मैं बात करना चाहूं आपसे, तो एक चीज देखने का प्रयास करना, अगर आपके बीच में रहा रही वाला ही कॉन्सेप्ट है और उसके बीच में अगर समय दिखा तो हम सिंस और फॉर लगा देते, तो भूल जाना बच्चा। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं ना कि मैं 4 दिन से अनुपस्थित हूं, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें बताओ रहा रही लास्ट में है नहीं, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वो समझना। ऐसी कौन सी स्थिति आती है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आती है बेटा, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, गुण होती है कि सेंटेंस में वो चीजें दिखाई देती है और हमको सिंस फॉर लगाना पड़ता है। बाकी सिंस कहां लगाते हैं, फॉर कहां लगाते हैं, वो मैटर तो मैंने आपको पीछे बता दिया कि डिफिनिट टाइम है तो सिंस लगाएंगे, डिफिनिट टाइम है तो फॉर लगाएंगे। बात सिर्फ इतना समझो, अगर मैं कह दूं सबसे बड़ी बात, जब आपने टाइम एंड टेंस पढ़ा होगा मुझसे, तो मैंने आपको पहले कहा है जो एक्शन होता है, मतलब जो वर्ब होता है, दिस इज ए सोल ऑफ टाइम एंड टेंस, ये टाइम एंड टेंस की आत्मा होती है बच्चा, ठीक है। तो समझना यहां पे जो पॉइंट बनना है, एक्शन स्टार्ट इन पास्ट, आगे देखना, एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट। ये क्या लाइन थी, ये कंटिन्यू की लाइन थी, किसकी थी बेटा, कंटिन्यू की। देन वी यूज सिंस फॉर, क्या करते हैं, सिंस फॉर इन अ सेंटेंस। ये ग्राफ अपने बीच में बना लो बच्चा, एक बार ये ग्राफ बना लो आप, एक ग्राफ बना लेना। यहां मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, देखना, एक एक्शन है, बोला एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट, देन वी यूज सिंस फॉर इन अ सेंटेंस। मतलब यदि मेरा कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहेगा, तब जाके हम सेंटेंस में सिंस फॉर लगाएंगे। सिंस कहां लगाएंगे, डेफिनेट टाइम होगा तब। फॉर कहां लगाएंगे, जब इनडेफिनेट टाइम होगा तब। लेकिन सिर्फ यहां इतना समझने की जरूरत है कि सेंटेंस में लगाते क्यों है सिंस फॉर। When your action start in past and continue in present,
कोई भी काम हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक वो चल रहा हो तब हम जाके सिंस फॉर लगाते हैं। बात समझ गए? नहीं तो केवल रहा रही और समय देखने से आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, देखना, अगर एक सेंटेंस लिखता हूं, वह सेम सेंटेंस आपके बीच में 1990 से दिल्ली में रह रहा है। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं, उसका दुश्मन 1990 में चल बसा, मर गया। ठीक है, दोनों के बीच में आपको टाइम दिख रहा है। अगर मैं पूछ लूं बेटा ये सेंटेंस देखना, बोला कि वह 1990 से दिल्ली में रह रहा है, मैंने बोला कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, मैं 1 महीने से तुमको पढ़ा रहा हूं, मतलब पिछले 1 महीने से स्टार्ट किया, अब भी तो पढ़ाने वाला काम कर रहा हूं। वहां बोला 1990 से दिल्ली में रह रहा है, बच्चा ये देखना हो गया 1990, क्या हो गया ये 1990, और आज क्या है 2023 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो 1990 पास्ट हुआ कि नहीं, मतलब पास्ट में हम वहां क्या किए, रहना स्टार्ट किए हैं, और ये काम आज भी कंटिन्यू है, और आज क्या है, आज प्रेजेंट है। मतलब हमारा कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहेगा बेटा, तब हम सिंस फॉर लगाएंगे। सिंस कहां लगाएंगे, फॉर कहां लगाएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर इस प्रश्न की बात करेंगे बेटा, वहां 1990 से दिल्ली में रह रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990 लगा दिया आपने। जरा ये वाला प्रश्न देखना, उसका दुश्मन 1990 में मर गया, तो बताना जैसे ये 1990 हो गया और आज क्या है 2023 है ना। तो 1990 क्या हो गया बच्चा, पास्ट हो गया, 1990 क्या हो गया, पास्ट हो गया, और ये 2023 क्या है, प्रेजेंट है। यहां क्या ऐसा मैटर है क्या कि उसका दोस्त 1990 से मरना स्टार्ट किया, पहले धीरे मरा, फिर थोड़ा सा मरा, फिर और मरा, फिर आज 2023 तक मर रहा है, ऐसा तो है नहीं। मतलब 1990 में मरा तो यही काम खत्म हो गया, पास्ट में ही काम खत्म, प्रेजेंट तक नहीं गया। तो इस सेंटेंस में सिंस फॉर लगाने की नौबत नहीं आएगी बेटा, इसमें आप इन 1990 कहोगे, इन 1990 कहोगे, समझ गए कि नहीं। हाँ, हिज एनिमी डाइड इन 1990, यहाँ सिंस फॉर नहीं लगेगा। सेम देखना, यहाँ भी ईयर था, यहाँ भी ईयर था, लेकिन यहाँ आपने लगाया, यहाँ नहीं लगाया। क्यों होता है, तरीका क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपका कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू रहेगा, तब जाके आप सेंटेंस में सिंस फॉर लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगाओगे। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। समस्या कभी होगी, कभी नहीं हो सकती। अगर है तो टाइम एंड टेंस एकदम जड़ से जाओ, पढ़ो, जेएस फाउंडेशन वाली क्लास देखना, वहां पे इंग्लिश सबसे नीचे वाली प्लेलिस्ट में देखेंगे, इंग्लिश फाउंडेशन क्लास फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखा है मेरे भाई, और वहां एक एक चीजें मैं 0 लेवल से पढ़ाया हूं। लेकिन ये जो सीरीज आपके बीच में रात 9 बजे चल रही बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसको आप जरूर अपने बीच में रखा करिए, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे कोई समस्या, कुछ नहीं होने वाला। चलिए आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पे, और सारी चीजें अपने बीच में रखा करिए मेरे भाई, नोट जरूर करिए करिए, ठीक है ना। अब बोला है क्रॉस क्या होता है, एक क्रॉस कहां कहां यूज होता है। एक क्रॉस मतलब होता है बेटा के पार, समझिए के पार, या तो आप समझिएगा सीधा सीधा अगर मैं कहना चाहूं तो आप समझ लीजिए के उस पार, ठीक है ना, या तो आप और समझ सकते हैं इस छोर से उस छोर तक, ठीक है ना। इतने कंडीशन आपको दिख रहे हैं अगर, तो आप क्या करोगे, सेंटेंस में क्रॉस का प्रयोग करोगे। क्या करोगे, सेंटेंस में क्रॉस का प्रयोग करोगे। अगर बाय एग्जांपल मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, एक बार स्क्रीनशॉट रख लेना। अगर मैं कह दूं आई लिव अक्रॉस द रोड, बोला कि मैं रोड के उस पार रहता हूं। क्या बोला, के पार हुआ ना, मतलब मैं रोड के उस पार रहता हूं, रोड के पार रहता हूं, तो आई लिव अक्रॉस द रोड। समझ गए कि नहीं। अगर मैं दूसरी बात करना चाहूं तो देखना, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, बोला कि यहां एक ब्रिज है और रिवर, नदी के इस छोर से उस छोर तक अगर ब्रिज होगा बच्चा, तो बताना जैसे ये नदी हो गई और इस पे मैंने ब्रिज बना दिया, तो इस छोर से उस छोर तक ही तो होगा ब्रिज। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में भी हम एक क्रॉस का प्रयोग करेंगे। अगर के पार की बात होगी, फिर भी जैसे ये रोड हो गया और इसके बगल हमारा ये घर है, तो मैं बोल दिया कि मैं रोड के उस पार रहता हूं, मतलब के पार के लिए भी एक छोर से दूसरे छोर तक भी। और अगर मैं कह दूं लेट अस स्विम क्रॉस द रिवर, चलो क्या करते हैं, नदी
के उस पार तक जाते हैं, उस पार तक तैरते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस का प्रयोग करते हैं। एकदम नॉर्मल तरीका है, ये कभी आप भूल नहीं सकते, इसलिए नॉर्मल आर्टिकल जितने भी बता रहा हूं सब अच्छे तरीके से आप समझते जाइए, ठीक है ना। चलिए स्क्रीन शॉट कर लीजिए, इसको भी आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। और ध्यान रखिएगा जो अगली क्लास होगी, 5वीं लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वहां जितने भी मैं कंसेप्ट देने वाला हूं सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे भाई। यहाँ आपकी लेवल वाइज बेस में बना रहा था, वहां जितनी चीजें होंगी कब कब मतलब एडवांस लेवल के ओवरऑल आपके प्रीपोजिशन सॉल्व कराए जाएंगे, जिसमें आपके फिक्स प्रीपोजिशन भी होंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है अगेंस्ट। क्या होता है बेटा, अगेंस्ट होता है जैसे कुछ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, कासन हो गया तो अगेंस्ट उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है। तो ऐसी सारी क्लासेस आपको 5वीं लेक्चर में मिलेंगी। पहले यहाँ आप समझिएगा, जैसे अगेंस्ट की बात कर दिया तो अगेंस्ट कहाँ का होता है, जैसे मैं बोल दिया के विरुद्ध, क्या बोल दिया, के विरुद्ध बोल दिया, या मैं कह सकता हूं के विपरीत, क्या कह सकता हूं बच्चा, के विपरीत। इन सब कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन सब कंडीशन में अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं आई एम नॉट अगेंस्ट यू, क्या बोल सकता हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके विपरीत नहीं हूं, आपके अपोजिट नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। तो आपको पता चला ना कि विपरीत के लिए हम क्या करेंगे, अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर दूसरा अगर मैं कह दूं, देखना यहां पे प्रश्न, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, आपको नियम के अपोजिट, नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ। बात समझ गए। तो यहां अगेंस्ट कहने का मतलब आप नियम के अपोजिट, नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते, आपको नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं मेरे भाई। अगेंस्ट का प्रयोग कहां कहां होगा, सारी चीजें क्लियर हैं, एक बार नोट कर लेना अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला आपके बीच में, ठीक है ना। चलिए आपको ले चलते हैं अगली सीरीज पर, अगली स्लाइड में, और देखते हैं क्या दिख रहा है। बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट दूंगा इसका, एकदम चिरपुटिया के जैसा, और दिवाली आने वाली है ना सबके पास। और अगर इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप समझ गए, स्लाइड को, और जितने प्रश्न मैं पूछूंगा यहां से अगर आप बता लिए मेरे भाई, तो सब के लिए मैं कह रहा हूं कि एकदम दिवाली पे पटाखे जो चिरपुटिया होता है वो जरूर मैं सबके पास भेजूंगा। बस इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, इस स्लाइड को, क्योंकि तीनों एक साथ मैं बताऊंगा, नॉर्मल तरीके से आप समझ जाओगे। देखना जो ऑफ की बात होती है ना, ऑफ कहां लगता है, जहां लगाव मिले, क्या मिले बच्चा, जहां आपको लगाव दिखे, क्या दिखे, जहां आपको लगाव दिखे वहां आप ऑफ लगाओगे। और ओ डबल एफ सीधा यहीं से समझना, जहां आपको क्या दिख जाए, अलगाव दिख जाए, क्या दिख जाए, अलगाव। समझ रहे हो ना, लगाव मतलब रिलेशन की बात कर दिया, अलगाव मतलब दूर होने की बात कर दिया। फ्रॉम में भी आपको क्या दिखता है, फ्रॉम में भी आपको अलगाव दिखता है, बट यहां बात करेंगे, यहां आपका रिजल्ट नहीं मिलता। क्या होता है, यहां आपका रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन यहां जो अलगाव होता है ना बच्चा, यहां आपका रिजल्ट मिल जाता है। क्या होता है, यहां आपका रिजल्ट मिल जाता है। बस इतना कंसेप्ट आपको समझना है। बात ऑफ की कर दिए तो लगाव हो जाता है, बात ओ डबल एफ की कर दिया तो अलगाव हो जाता है, बात फ्रॉम की कर दिए तो ये भी अलगाव होता है, लेकिन फ्रॉम में रिजल्ट नहीं मिलता। मतलब सेपरेशन होता है, शोइंग सेपरेशन बट नॉट डिडंट गेट रिजल्ट, या डिडंट गेट रिजल्ट मतलब वो रिजल्ट नहीं बताएगा, सेपरेशन होगा, अलगाव होगा। लेकिन यहां बात कर दिया शोइंग सेपरेशन एंड गेट रिजल्ट, यहां सेपरेशन होगा, अलगाव होगा, लेकिन रिजल्ट आप पा जाओगे। देखो कैसे मैं बताना चाहता हूं। अगर मैं कह दिया लगाव में, सबसे पहले समझना, ही इज सन ऑफ मिस्टर वर्मा, ही इज सन ऑफ मिस्टर वर्मा। मिस्टर वर्मा का वो क्या है बेटा, पुत्र है। तो मिस्टर वर्मा और उसके बीच में ऑफ क्या दिखा रहा है, ऑफ लगाव दिखा रहा है कि नहीं। जैसे यू आर द सन ऑफ मिस्टर सत्यमूर्ति, आप किसके पुत्र हैं, मिस्टर सत्यमूर्ति के हैं, तो यू आर द सन ऑफ। आपके बीच में और सत्यमूर्ति जी के बीच में लगाव कौन दिखा रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ दिखा रहा है ना, लगाव। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरा प्रश्न मैं कहूं, दूसरा आपके बीच में सेंटेंस कहूं, जैसे देखना, स्विच ऑफ द लाइट, मैंने बोला स्विच ऑफ द लाइट, तो ये स्विच है मान के चलिए, और यहां आपका क्या लगा है, लाइट लगा है। स्विच अगर ऑफ कर देते हो, आप क्या कर देते हो, ऑफ कर देते हो, तो लाइट क्या होती है, लाइट बंद हो जाती है। मतलब आपको रिजल्ट मिल जाता है कि नहीं, आप क्या करते हो, रिजल्ट आप पा जाते हो कि नहीं, रिजल्ट मिल जाता है कि नहीं,
कोई दिक्कत, मतलब ओ डबल एफ जहां लगेगा वहां आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दिया कि यहां पे फ्रॉम की अगर बात किया, यहां आपको तुरंत रिजल्ट मिला ना, फ्रॉम की बात कर दिया, जैसे मैं बोल दिया आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार, क्या कह दिया, बिहार। अब यहां जो फ्रॉम लगा है बच्चा ना, यहां भी सेपरेशन हो रहा है, अलगाव दिख रहा है कि मैं कहां से आ रहा हूं, मैं बिहार से आ रहा हूं, लेकिन वहां से सेपरेशन हुआ, लेकिन आपने रिजल्ट नहीं पाया अभी। मैं बिहार से क्या हूं, बिहार से निकल चुका हूं, बिहार को छोड़ चुका हूं, बिहार से आ रहा हूं, मतलब डिडंट गेट रिजल्ट, आपने रिजल्ट नहीं पाया। लेकिन यही ओ डबल एफ में देखना, जैसे ही आप क्या करते हो, ऑफ करते हो स्विच को, और ये लाइट क्या होती है, बंद हो जाती है, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। और अब यहां से समझना, तीनों एक साथ समझते हैं। ऑफ क्या होगा, लगाव को दिखाएगा, ओ डबल एफ और फ्रॉम दोनों अलगाव को दिखाते हैं, लेकिन ओ डबल एफ में आपका तुरंत रिजल्ट मिलता है, लेकिन फ्रॉम की बात करते हैं तो आपको रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। बताओ कभी भूलोगे यार, मुझे तो नहीं लगता कभी आप भूल सकते हो। कभी भूलेंगे आप, मुझे बताइएगा, कभी आप नहीं भूले पाओगे मेरे भाई। एक बार अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए, हमारे साथ नोट कर लीजिए, और कभी नहीं भूल पाओगे, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चा। और अगला थैंक यू कॉर्पेज बताता है कि ये सेशन ये खत्म हो जाती है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा मेरे भाई। और जितने भी कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप समझिएगा, जितने भी कंसेप्ट है नोट करते जाइएगा, और आप टाइम टेबल पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर मैं टाइम टेबल की बात करता हूँ तो इधर देखिएगा, आपके बीच में अगर बात क्या है, मंडे की बात है, अगर वेंसडे की बात है, फ्राइडे की बात है, तो उस दिन आपकी वोकैब स्पेशल क्लास होगी बच्चा। लेकिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे की बात करेंगे तो यहाँ आपकी कहीं ना कहीं ग्रामर स्पेशल क्लास होगी, जो कि आज चौथी लेक्चर तक प्रेपोजिशन क्लियर हो गया। अगली क्लास में आपकी प्रेपोजिशन की 5वीं लेक्चर होगी, जो कि मज़ेदार कंसेप्ट होगा। जरूर जुड़िएगा, और डेली मैं आपके बीच में रात 9 बजे आता हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। तो एक बार दिल लगा से जितने भी कंसेप्ट मैं बताया हूँ, जाके प्लेलिस्ट में बेटा अच्छे तरीके से पढ़ डालिए, सबका नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। तो चले मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।